कहानी शुरू होती है एक एंटरप्रेन्योर के साथ जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील फाइनल करने वाला है, लेकिन बिना किसी वार्निंग के डील शुरू होने से पहले ही वो अचानक गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि सिर्फ वही नहीं, एक के बाद एक कई लोग बेहोश होने लगते हैं, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं एक जियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जोश से, जो अपने स्टूडेंट्स को ये समझा रहे होते हैं कि कैसे साउंड वेव्स सॉलिड रॉक्स के थ्रू पास करती हैं, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बदलती है और कैसे ये हमें पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में समझने में मदद करती है। इसी वक्त कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उन्हें और उनके साथी डॉक्टर सर्ज, जो एक न्यूक्लियर वेपन स्पेशलिस्ट हैं, एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। एक वेयरहाउस में अनेक लाशों को देखने के बाद और एक आर्मी जनरल से ये जानकर कि ये सब लोग एक ही वक्त में मरे हैं, जनरल उनसे मदद मांगते हैं ये जानने के लिए कि ये एक वेपन अटैक है या नहीं। जोश, जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जल्दी से कंक्लूड करते हैं कि ये सब मौत एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हुई है, क्योंकि सभी लोगों के पास पेसमेकर इम्प्लांट्स थे, लेकिन ये एक वेपन नहीं हो सकता क्योंकि इंसानियत के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इतना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया जा सके। जनरल को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए वो उन्हें डिसमिस कर देते हैं। हालांकि जोश उनसे ये मैटर और इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। जोश की चिंता सही साबित होती है जब अलग अलग देशों में मास बर्ड अटैक्स की रिपोर्ट्स आने लगती हैं। जोश इस इंसिडेंट को पहले वाले इंसिडेंट से जोड़ते हैं, समझाते हैं कि बर्ड्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल माइग्रेशन के लिए करती है। साधारण शब्दों में बर्ड्स के दिमाग में आयरन का एक छोटा सा अमाउंट होता है जो उन्हें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फोन्स के कंपास काम करते हैं। ये फेनोमेनन स्पेस शटल एंडेवर को भी अफेक्ट करता है जब वो पृथ्वी पर वापस आने की कोशिश करता है और रिजल्ट में शटल लगभग एक स्टेडियम से टकरा जाता, लेकिन एक क्रीक में इमरजेंसी लैंडिंग करके डिजास्टर से बच जाता है। इस बीच जोश हाल के अजीब इंसिडेंट्स जैसे बर्ड माइग्रेशंस और एयरक्राफ्ट फेलियर्स को स्टडी करते हैं और एनालिसिस के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का एक 3D मॉडल प्रिंट करते हैं। तभी उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे डरावने सच का सामना होता है। वो तुरंत अपनी डिस्कवरी मशहूर डॉक्टर कॉनराड जिम्स्की के साथ साझा करते हैं। जोश के जाने के बाद जिम्स्की एक लॉकर से एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकालते हैं। उस रात आसमान में ऑरोरा दिखाई देते हैं जो एक आने वाली तबाही की छुप के वार्निंग देते हैं, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं करता। जिम्स्की तुरंत हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि समस्या की गंभीरता को समझा जा सके। अपनी रिसर्च के आधार पर जोश समस्या का कारण समझाते हैं। पृथ्वी के इनर कोर के आसपास ट्रिलियंस टन्स का आयरन है जो एक लिक्विड आउटर कोर से घिरा हुआ है। यह लिक्विड हमेशा एक ही दिशा में घूमता है जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन अब यह लिक्विड घूमना बंद हो गया है। इस वजह से कुछ महीनों में एयरक्राफ्ट आसमान से गिरने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब होने लगेंगे और धीरे धीरे शहरों में तेज तूफान आने लगेंगे और अंत में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है और इसे ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसानियत सिर्फ पृथ्वी की सतह के नीचे 11 किलोमीटर तक ही पहुंच पाई है। कोर लगभग 3000 किलोमीटर नीचे है, जिसका थिकनेस 1500 किलोमीटर है और तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। जोश ने एक ऐसी डिवाइस सक्सेसफुली क्रिएट की है जो हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेडिकल ऑपरेशंस में किडनी स्टोन्स तोड़ने के लिए भी यूज होती है। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत तत्व भी डिस्कवर किया है जिसका नाम यूनियम है, जो किसी भी मात्रा के प्रेशर और हीट को झेल सकता है। इस तत्व की यूनिक प्रॉपर्टी यह है कि जितना ज्यादा प्रेशर और हीट होता है यह उतना ही मजबूत बन जाता है। यह तत्व परफेक्ट है एक ऐसे शिप बनाने के लिए जो पृथ्वी के कोर के इमेंस प्रेशर और हीट को झेल सके। और जब कोई और सोल्यूशन नहीं मिलता और वक्त खत्म हो रहा होता है तो गवर्नमेंट जोश को सारी जरूरी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आने वाले अपोकलिप्स की न्यूज फैल जाए। इसी वजह से एक यंग हैकर जिसका नाम फ्रेंच है को यह काम दिया जाता है कि वो इंटरनेट पर संबंधित पोस्ट डिटेक्ट करे और उन्हें डिलीट करे। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद वह सफलता पूर्वक एक शक्तिशाली शिप बनाते हैं जिसका नाम वोनाजू रखा जाता है, जो पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचने की क्षमता रखता है और न्यूक्लियर पावर और वही अल्ट्रासोनिक डिवाइस से सजा हुआ है। वोनाजू पृथ्वी के लेयर्स को काटता हुआ आगे बढ़ेगा। जोश एक सोनार डिवाइस डेवलप करते हैं जो उन्हें पाथरॉन के बीच से नेविगेट करने में मदद करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीटी स्कैन हॉस्पिटल्स में काम करता है, क्योंकि उन्हें पाथरॉन के थ्रू देखना मुश्किल है। पूरी शिप को 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है जिससे वह किसी भी हिस्से को इजेक्ट कर सकें अगर कोई मैल फंक्शन हो। योजना के मुताबिक वोनाजू को कई मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कोर में ड्रॉप करने के लिए सेट किया गया है। उम्मीद है कि इससे कोर की रोटेशन दोबारा रीएक्टिवेट हो सकेगी। लेकिन जिम्स्की और जनरल प्राइवेटली एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम डेस्टिनी है। जब तक ऑडियंस कुछ समझ पाती है, अर्थ को तबाही का सामना करना शुरू हो जाता है और देश इंटेंस
इंटेंस लाइटनिंग से तबाह हो रहे हैं। अब कोई और टेस्टिंग का समय नहीं है, वह मिशन पर निकल पड़ते हैं। डाइव करते वक्त वोनाजू के क्रू को एक अद्भुत अनुभव होता है जिसमें वेल्स उनके आसपास गाती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उनका सोनार वेल्स के लिए म्यूजिक की तरह काम करता है। जिम्स्की पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच को एंट्री के लिए चुनता है, क्योंकि इसकी क्रस्ट लेयर पतली है, लेकिन ये अर्थक्वेक्स का हॉटस्पॉट भी है। सरफेस पर पहुंचने पर उनकी शिप एक टॉर्नेडो में फंस जाती है जो अर्थक्वेक के कारण उठती है। क्योंकि वोनाजू टीनियम से बनी हुई है जिसे इंटैक्ट रहने के लिए इमेंस प्रेशर और हीट की जरूरत होती है, ये टॉर्नेडो के फोर्स के नीचे फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है। लेकिन आइवसन के कौशलों के साथ वह एक विशेष पॉइंट पर लेजर्स मारकर वोनाजू को अर्थ के क्रस्ट में एंटर करने में सफल हो जाते हैं। 12 घंटे के सफर के बाद वह मेंटल लेयर में एंटर करते हैं और सोनार पर अजीब डार्क स्पॉट्स देखते हैं। जोश समझ जाता है कि ये डार्क स्पॉट्स खाली इलाकों को दर्शाते हैं जिनमें से वोनाजू को ग्लाइड या फ्लाई करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उन्हें रिएक्ट करने का समय मिलने से पहले वोनाजू एक अजनबी दुनिया में क्रैश होता है जहां जायंट क्रिस्टल्स होते हैं। वह इंपैक्ट से बच जाते हैं, लेकिन एक जायंट क्रिस्टल उनके लेजर को जैम कर देता है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए उन्हें बाहर जाकर ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करना पड़ता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके सेंसिटिव इंपेलर पार्ट को कूल करते हैं। जब वह बाहर निकलते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वह एक कोबाल्ट कोकून में है जो इंटेंस प्रेशर के कारण बना है। दुर्भाग्य से वह आगे नहीं जा सकते क्योंकि मोल्टन लावा अंदर भरने लगता है। वह क्रिस्टल्स को क्लियर कर देते हैं, लेकिन आइवसन को खो देते हैं जो गिरते हुए क्रिस्टल से लगकर लावा में गिर जाते हैं। इस लॉस के साथ रिबेका को अपने गिरे हुए साथी का पोस्ट संभालना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए वह 2 दिन बाद फाइनली आउटर कोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वह न्यूक्लियर डिवाइस को एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें एक मैसिव डायमंड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो एक आइलैंड के साइज का है। सिस्टम अपने आप ट्रिगर हो जाता है और एक डैमेज कंपार्टमेंट इजेक्ट हो जाता है न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट को फंसाने के साथ। सर्ज अपनी जान की कुर्बानी देता है, साइट पर वापस जाता है और यूनिट को जॉश के पास फेंकता है, उससे पहले कि उसका कंपार्टमेंट इजेक्ट हो जाए और कोर के इमेंस प्रेशर के नीचे डिस्ट्रॉय हो जाए। सर्ज जॉश का बहुत करीबी दोस्त था, इसलिए वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अर्थ को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, सब कुछ भूलकर। कुछ समय बाद वह फाइनली कोर के आउटर लेयर में प्रवेश करते हैं जो 6000 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर बॉइलिंग हो रहा होता है। मोल्टन आयरन और निकल से बना है। फिर उन्हें एक चौंकाने वाली खोज होती है, यहाँ की डेंसिटी उन्होंने जो सोचा था उससे कम है। इसका मतलब है कि उनके पास जो एक्सप्लोसिव्स हैं वह काफी नहीं है। अब उन्हें डेटोनेटर को लोड करना पड़ता है और प्लान बी को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यह सुनकर बाकी सब चौंक जाते हैं, यह सोचकर कि प्लान बी क्या है। तब जनरल प्रोजेक्ट डेस्टिनी का राज क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू खोलता है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री को पता चला था कि उनके दुश्मन ने एक ऐसा वेपन बनाया है जो कहीं भी अर्थक्वेक्स जनरेट कर सकता है। काउंटर अटैक के रूप में उन्होंने जिम्स्की के नेतृत्व में एक और ज्यादा पावरफुल वेपन डेवलप किया जो हाई पावर मैग्नेटिक वेव्स को अर्थ के फॉल्ट लाइंस में डालता है। अब हमें समझ आता है कि जनरल सिर्फ इस बात से परेशान क्यों थे कि क्या यह दुश्मन का अटैक था। उस समय जॉश को भी समझ में आता है कि अर्थ के कोर ने अचानक रुक क्यों गया, ये डेस्टिनी के टेस्टिंग की वजह से था। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री खुद अर्थ के विनाश के लिए जिम्मेदार है। जनरल सजेस्ट करते हैं कि उनके वापस आने पर डेस्टिनी को दोबारा फायर किया जा सकता है ताकि कोर को रिस्टार्ट किया जा सके, लेकिन जोश इसे पूरी तरह से इनकार कर देता है क्योंकि इससे अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयर हो सकती है, हर जगह वोल्केनो फट सकते हैं। इसके अलावा उनके पास वापस जाने का वक्त नहीं है, इसलिए उन्हें प्लान सी बनाना होगा। जनरल के इस बात से सहमत होने से पहले ओजोन लेयर में एक होल बनने लगता है और सूरज के इंटेंस डायरेक्ट रे सागर को उबालने लगते हैं। मैसिव स्टील स्ट्रक्चर्स भी मेल्ट होने लगते हैं और टूट जाते हैं। यह सुनकर जनरल फैसला करता है कि इंतजार नहीं करेंगे और रिस्क उठाएंगे क्योंकि जोश और उसकी टीम का वापस आना मुश्किल है। वह डेस्टिनी को फायर करने का आदेश देते हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लिमिटेड टाइम के साथ जोश हैकर फ्रेंच से संपर्क करता है जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के डेटाबेस में इन्फिल्ट्रेट करके प्रोजेक्ट डेस्टिनी को डिसेबल कर देता है। इस दौरान जोश और ब्राज एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं और जिम्स्की एक आइडिया देता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को एक पैटर्न में डेटोनेट किया जाए जिससे एक रिपल इफेक्ट बन सके जो अर्थ के कोर को रिस्टार्ट कर सके। इसके लिए उन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, उन्हें अलग कंपार्टमेंट्स में रखना होगा और फिर हर कंपार्टमेंट को इजेक्ट करना होगा। समस्या ये है कि कंपार्टमेंट्स मैन्युअली इजेक्ट नहीं हो सकते। सिस्टम सिर्फ इमरजेंसी ब्रीच होने पर उन्हें ऑटोमेटिक इजेक्ट करता है, इसलिए उन्हें मैन्युअली इजेक्शन सिस्टम को ओवरराइड करना पड़ेगा जो इंपेलर सेक्शन में है। ये सेक्शन कोर के द्वारा हीटेड होता है जो 9000 डिग्री सेल्सियस पर ब्लेजिंग हॉट होता है, जबकि उनके सूट्स सिर्फ आधा टेम्परेचर ही विथस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन का लास्ट यूज होने के बाद उनके पास नाइट्रोजन काफी नहीं बचा है ताकि इंपेलर को दोबारा कूल किया जा सके। कोई और विकल्प न होने पर ब्राज फैसला करता है कि वह अपनी जान की कुर्बानी देगा मिशन के लिए और एक भारी दिल से अलविदा कहता है। ब्राज इंपेलर में एंटर करता है। गर्मी इतनी इंटेंस
होती है कि उसके आयरन टूल्स और बूट्स तेजी से मेल्ट होने लगते हैं। दूसरी तरफ डेस्टिनी फायर होने वाला होता है और फ्रेंच अपने पूरे दम से कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। फाइनली जब डेस्टिनी फायर होने वाला था, फ्रेंच सफलता से कंट्रोल सिस्टम में हैक कर लेता है और पूरी पावर सप्लाई को कहीं और डाइवर्ट कर देता है। इस दौरान ब्राज समहाउ गर्मी को बर्दाश्त करते हुए सिस्टम को सक्सेसफुली ओवरराइड कर लेता है, लेकिन अंत में एक्सट्रीम गर्मी में अपनी जान खो देता है। उनके पास गम मनाने का समय नहीं है, इसीलिए वो तुरंत न्यूक्लियर वॉरहेड पार्ट्स को हर कंपार्टमेंट में माउंट और इजेक्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन जब सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स बचते हैं, जोश को एहसास होता है कि उनके पास अभी भी काफी एक्सप्लोसिव्स नहीं है रिपल इफेक्ट को ट्रिगर करने के लिए। जब वो एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, वताजू एक बड़े जोल्ट का सामना करता है जब फ्लोर कोलैप्स हो जाता है। इस जोल्ट की वजह से जिम्स की न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नीचे ट्रैप हो जाता है और उसका कनेक्शन रेबेका से टूट जाता है। रेबेका, जो नहीं जानती थी कि क्या हुआ, कंपार्टमेंट का इजेक्शन ट्रिगर कर देती है और अब उसके पास जिम्स्की को मदद देने का समय नहीं होता। जिम्स्की अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और अंत में साइंटिस्ट कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। मरते वक्त भी जिम्स्की एक ब्रिलियंट प्लान शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि वो वताजू के फ्यूल रोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनल एक्सप्लोजन की ताकत को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वताजू अपनी पावर सप्लाई खो देगा। जोश को इस प्लान को अंजाम देना पड़ता है और सही वक्त पर न्यूक्लियर फ्यूल रोड को वॉरहेड के पास रखता है और कंपार्टमेंट को इजेक्ट कर देता है। अब दोनों के पास पावर सप्लाई नहीं बची है और बस अंत का इंतजार कर रहे हैं। फिर जोश को एक और ब्रिलियंट आइडिया आता है। वताजू का हल अनऑब्टेनियम से बना होता है, जो एनर्जी, हीट और प्रेशर को अब्सॉर्ब करता है। तो वो वताजू का हल रिकॉन्फ़िगर कर लेता है ताकि वो सोलर पैनल की तरह काम करे और शिप को एग्जिट करने के लिए काफी एनर्जी मिल सके। जब सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक एक करके स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं, मैसिव ब्लास्ट्स वताजू को एक सुपर बूस्ट देते हैं। सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि पावरफुल रिपल इफेक्ट से अर्थ का कोर फिर से घूमने लगता है, जिससे ओजोन लेयर और दूसरे शहरों में रिकवरी होती है। जोश और रेबेका सफलतापूर्वक वताजू को समुद्र तक ले आते हैं। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम कुछ व्हेल्स को गाते और एक विशेष जगह पर घूमते देखती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जोश सोनार का इस्तेमाल करता है बैकअप पावर से, जिससे व्हेल्स शिप के आसपास फिर से गाने लगते हैं और रेस्क्यू टीम को पता चल जाता है कि शिप कहाँ है। इस तरह दोनों को बचाया जाता है। मूवी के अंत में फ्रेंच सिस्टम में हैक करके एक अननोन कैफे का टॉप सीक्रेट वीडियो लीक कर देता है प्रोजेक्ट डेस्टिनी का, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की जांच होती है। अंत में उन्हें प्रोजेक्ट डेस्टिनी को बंद करना पड़ता है। फ्रेंच दुनिया को भी बताता है सीक्रेट हीरोज के बारे में, ताकि उनकी सैक्रिफाइस अर्थ के लिए बेकार न जाए। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मैं करता हूँ उम्मीद कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।